हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटो क्लासेस। और आज की क्लास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट तीसरा सजीव में जीवन प्रक्रिया, ये हमने लेसन स्टार्ट किया हुआ। इसका ये 8वां वीडियो है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम लोग देखने वाले विकास और जन्म, डेवलपमेंट एंड बर्थ। इसके पहले हमने देखा हुआ स्टूडेंट्स वनस्पतियों में अलैंगिक प्रजनन और लैंगिक प्रजनन, फिर प्राणियों में लैंगिक प्रजनन देखा हमने। ठीक है, उसके बाद मनुष्य के अंदर लैंगिक प्रजनन देखा था। इसके पहले वाली वीडियो में पार्ट 7 में मैंने मनुष्य के लैंगिक प्रजनन के बारे में बताया हो, जिसके अंदर युग्मक का निर्माण और फलन हो चुका है। तो फलन होने के बाद जब शुक्राणु और डिंब मिल जाएंगे, तो जब फलन होगा तो फलन होने के बाद क्या बनता है, शिशु तैयार होता है। अब शिशु का विकास और जन्म कैसे होता है उस यह वीडियो में देखना है। और इस वीडियो में 2 टॉपिक क्लियर करना है, विकास और जन्म। और इसके बाद हम लोग देखेंगे मासिक धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको समझने के लिए। तो पूरा वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। इस वीडियो को आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है। तो यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे विकास और डेवलपमेंट क्या होता है स्टूडेंट्स, जैसे डिंब और जब शुक्राणु का जब फलन होता है तो वहाँ पर जायगोट तैयार होता है, पहली कोशिका जायगोट तैयार होती है। ठीक है, वो 1 दिन बाद तैयार होता है मनुष्य के अंदर। ठीक है, तो जायगोट तैयार होने के बाद उस जायगोट का क्या होता है, बार बार अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन हो के वो वहाँ पर शिशु तैयार हो जाता है। अब जब शिशु पूरा तैयार हो जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, तो वो कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय के पास आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, गर्भाशय। और गर्भाशय आपको मालूम है, स्त्री प्रजनन संस्थान में हमने गर्भाशय देखा था, जहाँ पर जो शिशु होता है उसका वृद्धि और विकास होता है। ठीक है, गर्भाशय में। और गर्भाशय में क्या करेगा, उसका अंकुरण होगा और बाद में उसके पेट मतलब उसके शरीर में अपर प्लेसेंटा नाम का अंग का विकास होगा, जो उसके माता से के प्लासेंटा से क्या रहेगा, जुड़ा रहेगा। और उस प्लासेंटा के माध्यम से, उस अपरा के माध्यम से उस शिशु को जो उपयोगी घटक, खाने पीने के लिए उपयोगी घटक जो है, वो सारी चीज़ें मिलती रहती है और वृद्धि और विकास वहाँ पर होता है। और लगभग 40 महीने बाद, सॉरी स्टूडेंट्स, लगभग 40 हफ्ते के बाद पूरा शिशु तैयार हो जाता है, पूरा विकसित हो चुका है। 9 महीना 1 हफ्ता या 9 महीना 10 दिन के अंदर पूरा वृद्धि उसकी पूरी हो जाती है। उसके बाद उसको योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक है, इस तरह शिशुओं का वृद्धि और विकास होता है स्टूडेंट्स। तो चलिए एक बार मैं आपको पढ़ के समझा देता हूँ। फलन के बाद तैयार हुए युग्माणु कई बार अर्धसूत्री विभाजन होता है, बराबर। बहुत बार उनका क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, बहुत बार क्या हो जाता है स्टूडेंट, उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे भ्रूण बनता है। और बाद में क्या बनेगा, भ्रूण बनता है। ये भ्रूण कैसे बनता है स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पर सिर्फ स्टार्ट टू एंड तक देखिएगा, बस आपको पूरा समझ में आ जाएगा भ्रूण कैसे निर्माण होता है। ठीक है, इस दौरान गर्भाशय की ओर जाता है, फिर वो भ्रूण कहाँ चला जाएगा, गर्भाशय की ओर चला जाएगा। आपको मालूम है कि जो योनि होती है कुछ इस तरह से होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से होती है, इस तरह से योनि होती है। फिर यहाँ पर अंडाशय होता है और यहाँ पर क्या होता है, डिंब होता है। जब शुक्राणु यहाँ से जाएगा तो शुक्राणु को योनि से गर्भाशय, गर्भाशय से अंड नलिका में जाएगा और यहाँ पर क्या करेगा, उसको फलन करेगा। और फलन होने के बाद जब उसका जायगोट तैयार हो जाएगा, 4 दिन के बाद ये तैयार होता है कि 72 घंटे बाद पहला कोशिका तैयार होती है स्टूडेंट्स, उसका नाम क्या होता है, जायगोट। तो जायगोट तैयार होने के बाद वो कहाँ आ जाएगी, गर्भाशय की नलिका में आ जाएगी। गर्भाशय की नलिका में यहाँ पर क्या हो जाएगी, स्थित हो जाएगा। और धीरे धीरे वहाँ पर क्या होगा, उसका अर्धसूत्री विभाजन होगा और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर लगभग 40 हफ्ते तक वो रहता है। उसके बाद जब उसकी पूर्ण वृद्धि हो जाएगी तो वो गर्भाशय से बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझा स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझा होगा थोड़ा थोड़ा। ठीक है, अब आगे गर्भाशय में पहुंचने के बाद उसका अंकुरण होकर वह आगे वृद्धि और विकास होता है। गर्भाशय में हुई वृद्धि के समय भ्रूण को भोजन की आपूर्ति। अब भ्रूण को बड़ा होना है तो उसके लिए क्या चाहिए, भोजन चाहिए, क्योंकि ऊर्जा चाहिए तो भोजन चाहिए। तो भोजन उसको कहाँ से मिलेगा, इतना छोटा बच्चा तो भोजन खुद खा नहीं पाएगा। लेकिन उसके शरीर में एक अंग का निर्माण होता है, जिसका नाम है अपरा या प्लासेंटा नामक अंग का निर्माण होता है। और ये अंग माता के अंग से क्या होता है, जुड़ा होता है, जिसको जब शिशु का जन्म होता है तो उसको क्या करते हैं, कैंची से काट देते हैं। और आप लोगों को मालूम, आपके पेट में एक छोटा सा छेद होगा, वही अपरा है। आपके पेट में अगर आप हाथ लगाओगे तो एक छोटा सा छेद होगा। ठीक है, वो क्या आपका प्लासेंटा है। यही प्लासेंटा आपके माता से जुड़ा हुआ था जब आप अपने माँ के पेट में थे, मतलब आपके माँ के गर्भाशय में थे जब। ठीक है, तो वहीं से आपको क्या मिलता था, भोजन की आपूर्ति होती थी लगभग 9 महीने तक। ठीक है, 9 महीने तक पूरा। फलन होने के साधारण 9 महीने के बाद भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाती है। 9 महीने बाद पूरी वृद्धि हो जाती है। 9 महीना 7 दिन भी लगता है और कभी कभी 9 महीना 10 दिन लगता है। 9 महीना 7 दिन या 9 महीना 10 दिन में पूरा तरह से शिशु हो जाएगा। कभी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी 9 महीने से पहले भी कोई शिशु हो जाता है। और ये 9 महीना अर्थात 40 हफ्ता, कितना, 40 हफ्ते का दिन लगता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो जब पहला है जायगोट फॉर्मेशन में 72 घंटे के अंदर फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। कितना, 72 घंटे के अंदर। 72 घंटे के अंदर पहला जायगोट तैयार हो जाता है, जो
2n होता है। क्या होता है? 2n। 2n मतलब एक n माता की तरफ से आया था, एक n किसकी तरफ से आया था? पिता की तरफ से आया था, और दोनों मिलकर 2n हो गए। मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन हुआ 2, और उसके बाद स्टूडेंट इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन हो के यहाँ पर 8 तैयार हो जाते हैं। इसको अलग नाम है। फिर उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट निर्माण होता है। ब्लास्टोसिस्ट पहला होता है जो 8 दिन के बाद तैयार होता है। कितने दिनों के बाद तैयार होता है स्टूडेंट्स? 8 दिन के बाद। ठीक है, चलो अब एक वीक, 3 वीक के बाद इतना इस तरह होगा, फिर 4 वीक, फिर यहाँ पर 8 सप्ताह, फिर यहाँ पर 12 सप्ताह। 12 सप्ताह के बाद देखिए स्टूडेंट्स, और ये 16 सप्ताह का शिशु, उसके बाद 20 सप्ताह, उसके बाद 24 सप्ताह। स्टूडेंट्स के बारे में हमको ज़्यादा सीखना नहीं, खाली मैं अवस्थाएं बता रहा हूँ कि ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती है, जैसे 14 से लेके 27, ठीक है, 24 सप्ताह। फिर यहाँ पर देख लीजिए आप लोग 28 और 34 सप्ताह और 40 सप्ताह के बीच में वो शिशु पूरी तरह से तैयार हो चुका, और अब वो योनि के मार्ग से माता के शरीर से बाहर आने के लिए तैयार होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको समझा है? चलिए, तो स्टूडेंट्स आपको पहला टॉपिक समझा होगा। क्या हमने देखा है कि शिशु में वृद्धि और विकास कैसे होता है जब भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद शिशु का वृद्धि और विकास कैसे होता है। मैंने 9 महीने का पूरा जर्नी आपको उसका बता दिया है। ठीक है, अब उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम लोग हल कर लेते हैं। देखो, भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाने के बाद माता पीयूषिका ग्रंथि कौन सा संप्रेरक स्रावित करती है? जब भ्रूण की पूरी वृद्धि हो जाएगी स्टूडेंट, जब भ्रूण पूरा 9 महीने का हो जाएगा, अब वो प्रजनन के योग्य हो गया है, तो उसके माता के शरीर में कौन सा संप्रेरक का स्राव होता है? ठीक है, तो भ्रूण की पूरी वृद्धि होने के बाद माता के शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक संप्रेरक का क्या होता है? स्राव होता है। ये याद रखिएगा। अब ये ऑक्सीटोसिन संप्रेरक क्या काम करेगा? इस ऑक्सीटोसिन संप्रेरक कारण जो गर्भाशय है, माता का जो गर्भाशय पहले फूल गया था, ठीक है, जब उसके पेट में शिशु था तो गर्भाशय क्या हो गया था? फूल गया था। लेकिन अब शिशु होने के बाद वह गर्भाशय का वापस संकुचन होना चाहिए ना, तो उसका संकुचन करने के लिए ऑक्सीटोसिन काम आता है। तो ये ऑक्सीटोसिन गर्भ मतलब भ्रूण तैयार होने के बाद, मतलब शिशु का जन्म होने के बाद उसके शरीर में गर्भाशय में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन तैयार होने लग जाता है, जो स्त्री गर्भाशय को अनैच्छिक संकुचन होने में क्या करता है? मदद करता है, तथा नवजात शिशु बाहर की ओर ढकेला जाता है, और इसी ऑक्सीटोसिन के माध्यम से नवजात शिशु जो रहेगा वो बाहर की ओर ढकेला जाएगा। इस प्रकार गर्भाशय की संकुचन प्रक्रिया को शिशु जन्म की प्रक्रिया का आरंभ होता है। समझा स्टूडेंट्स? चलिए अब आगे देखते हैं। तो अगला टॉपिक है स्टूडेंट मासिक धर्म चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको ऋतुस्राव भी कहा जाता है। ये लड़कियों में प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्राकृतिक रूप से जब होता है, जब लड़कियां पूरी परिपक्व हो जाती हैं, या बोल सकते हैं युवा अवस्था के बाद जब हो जाती है, तो उनके शरीर मासिक धर्म का शुरुआत हो जाता है। यह हर महीने होने वाला एक चक्र है। ये हर महीने होने वाला एक चक्र है, और हर महीने के 28 दिन या किसी लड़कियों में 30 दिन का एक कालावधि होती है, और लगभग जो मासिक धर्म होता है वो 5 से लेकर 6 दिन या तो 4 दिन का समय लगता है। 4 दिन तक उनके शरीर से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है, रक्त शरीर से बाहर आता है। ये रक्त शरीर से बाहर कब आएगा? जब उस डिंब का फलन नहीं होगा तब। अगर उस डिंब का फलन हो गया तो आपको मैंने ऊपर बताया शिशु का विकास और वृद्धि कैसे होता है। ठीक है, समझ में आ गया क्या? चलिए, तो यहाँ पर आपको मासिक धर्म के अंदर आपको 4 प्रकार के चक्र के बारे में पढ़ना है। कितने प्रकार के चक्र के बारे में पढ़ना है? 4 प्रकार के चक्र के बारे में देख ले। तो चक्र क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर है मासिक स्राव का समय, मतलब मासिक स्राव कब होता है देख सकते हो आप लोग। 1 से लेकर 4 दिन के बीच में मासिक स्राव होता है। फिर उसके बाद गर्भाशय के अंत स्तर की पुनर्निर्मिति। अगर मासिक स्राव हो गया तो वापस से डिंब बनना वापस शुरू होगा। जो गर्भाशय का अंत स्तर है वापस से तैयार होने लग जाएगा डिंब के लिए। ठीक है, वह 6 से लेकर 14 दिन तक होता है। कितने दिन तक होता है? 6 से लेकर 14 दिन तक। उसके बाद अंडोत्सर्ग का समय। अंडोत्सर्ग में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? जो डिंब रहेगा वो अंडाशय से बाहर निकलेगा। ध्यान से सुनिए, जो डिंब रहेगा वो अंडाशय से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा, और अंडाशय से बाहर निकलकर वो गर्भाशय की ओर आने की कोशिश करेगा। ठीक है, और जो गर्भाशय के अंत स्तर में पुनरावृत्ति है, पुनर्निर्मिति है, ये जो होता है ये अंडाशय में ही होता है। कहाँ पर होता है स्टूडेंट्स? ये अंडाशय में होता है। ये पूरी प्रक्रिया अंडाशय में होती है 14 दिन तक। उसके बाद 14 दिन के बाद जो डिंब है, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में बनाया था कि वो अंडाशय में एक छोटा छिद्र होता है, उस छिद्र के माध्यम से डिंब क्या होता है? उससे बाहर निकलता है। अब जब बाहर निकलेगा तो 14वें या 15वें दिन वो बाहर निकलेगा। ठीक है, उसके बाद गर्भाशय के अंत स्तरीय ग्रंथियों का स्रावित होना। उसके बाद हमको मालूम है कि टेस्टोस्टेरोन होता है। जो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? गर्भाशय के अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, उन ग्रंथियों को क्या करता है? स्रावित करता है। ये ग्रंथियां क्या करती है? शिशु के पालन पोषण के लिए, मतलब वहां पर गर्भाशय में ऐसी स्थिति तैयार कर देती है ताकि शिशु वहां पर
इकट्ठा रहेगा, गर्भरोपण के लिए एक गर्भाशय को तैयार कर देती हैं। ये अंतस्रावी ग्रंथियां, अंतस्तर में बहुत सारी ग्रंथियां होती हैं, वो ग्रंथियां यहाँ पर होती हैं 28 दिन तक। अगर 28 दिन के बाद स्टूडेंट्स, अगर 28 दिन के बाद उसको शुक्राणु नहीं मिला, अगर 28 दिन के बाद उसका शुक्राणु से फलन नहीं हुआ, तो जो पहला वाला प्रोसेस है, यहाँ पर 4 स्टेज बताए, एक ये दूसरा वाला स्टेज है, ये तीसरा वाला स्टेज है और ये चौथा वाला स्टेज है। आपको 4 स्टेज समझोगे। पहले वाले स्टेज में मासिक धर्म हुआ है, मतलब यहाँ पर ब्लीडिंग होगी, रक्त बाहर निकलेगा 4 से 5 दिन तक। उसके बाद उसके जो अंडाशय में हो वापस डिंब बनना क्या होगा, शुरू होगा 5 से लेकर 13 दिन तक। उसके बाद 14वें या 15वें दिन क्या होगा, अंडोत्सर्ग होगा। अंडोत्सर्ग मतलब वहां से, मतलब जो अंडाशय में से डिंब क्या होगा, बाहर आएगा। कहाँ पर आएगा, योनि के पास आएगा, बराबर। अब देखिए, अब जैसे योनि के पास आएगा तो वहां पर एस्ट्रोजन नाम का संप्रेरक है। एस्ट्रोजन क्या होता है आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। एस्ट्रोजन का संप्रेरक होगा और बहुत सारी ग्रंथियां वहां पर अपना अपना स्राव करना स्टार्ट करेंगी। कहां पर, गर्भाशय की दीवारों पर। किसके लिए, ताकि वहां पर गर्भधारण हो पाए। अगर 28-27 दिन तक उसके अंदर गर्भधारण नहीं हो पाया, 28वें 27वें दिन तक गर्भधारण नहीं हो पाया, तो यहाँ पर अगर उसको शुक्राणु नहीं मिला, मतलब उसका फलन नहीं हो पाया, तो वापस से जो रक्त स्राव की अभिक्रिया है वापस से शुरू होगी। ठीक है, और ये कब तक होगा, जब तक उसका गर्भधारण नहीं होगा, मतलब जब तक उसका फलन नहीं हो जाएगा। एक बार अगर इधर फलन हो गया, एक बार इधर फलन हो गया, तो वहां पर शिशु बनना तैयार हो जाएगा। और ये मैच्योरेशन साइकिल है, जो ये मासिक धर्म है, ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा जब तक वो लड़की गर्भधारित रहेगी। जब तक उसके गर्भाशय में शिशु रहेगा तब तक वो उसका मासिक धर्म क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अर्थात उस स्त्री के अंदर जब तक दूध उत्पादन ग्रंथियां कार्यरत रहेंगी, मतलब उसके शरीर दूध ग्रंथियों से दूध जब तक निकलते रहे, तब तक मतलब उसका मासिक धर्म चालू नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग थोड़ा सा बेसिक चीजें देखी हैं। तो अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर हमको देखना है 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं। पहले एफएसएच हार्मोन होता है, क्या होता है, एफएसएच हार्मोन होता है। दूसरा हमको देखना है एलएच हार्मोन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 4 चीजें जो मैं बता रहा हूँ इस पे ध्यान दीजिएगा पहले, उसके बाद हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको पूरी चीजें जानकारी समझ में आएगी, इस पे ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद एस्ट्रोजन होता है, क्या होता है स्टूडेंट, एस्ट्रोजन होता है। फिर उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन होता है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन होता है। ये 4 प्रकार के हार्मोन होते हैं, 1, 2, ये 3 और ये 4। अब देखिए, देखते जाइएगा कैसे कैसे होता है। ये जो एफएसएच और एलएच, ये हार्मोन जो होते हैं वो पीयूषिका ग्रंथि, जो हमारे मस्तिष्क के नीचे जो पीयूषिका ग्रंथि होती है वो स्रावित करते हैं। और जो एस्ट्रोजन और ये दोनों हार्मोन है, इसको अंडाशय जो होता है, स्त्रियों शरीर में जो अंडाशय होते हैं, वो प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, वो ये दोनों को अंडाशय स्रावित करते हैं। मतलब आपको समझ में आ गया कि एफएसएच और एलएच ये जो है हमारी पीयूषिका ग्रंथि स्रावित करती है। ठीक है, हार्मोन तैयार करने के लिए, सेक्स हार्मोन तैयार करने के लिए एफएसएच और एलएच हार्मोन पीयूषिका ग्रंथि तैयार करती है। आपने पुरुषों में भी देखा था कि एफएसएच और एलएच के माध्यम से शुक्राणु बनते हैं, बराबर है क्या। चलिए, ये दोनों याद हो गए। चलो, उसके बाद पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के से अंडाशय में पुटिका के साथ डिंब, और ये पुटिका ग्रंथि संप्रेरक है। एफएसएच को क्या कहते हैं, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको स्टूडेंट्स, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक कहते हैं। अब जब पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के साथ जो अंडाशय में डिंब रहेगा, वो डिंब का क्या होगा, विकास होगा। अगर उस डिंब का क्या होगा, विकास होगा, और बाद में विकसित जो पुटिका रहेगी, अब ये पुटिका क्या करेगी, जो एफएसएच है ये एस्ट्रोजन का निर्माण करेगा। ध्यान में आया कि एफएसएच और एलएच ये पीयूषिका ग्रंथि स्रावित करती है, जो मस्तिष्क के नीचे होता है, बराबर। उसके बाद एफएसएच ग्रंथि को हम लोग पुटिका ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं, पुटिका ग्रंथि। अब ये पुटिका ग्रंथि के अंदर वो जो डिंब है, वो डिंब का क्या होगा, विकास होगा। कौन सा डिंब, जो अंडाशय के अंदर डिंब है उसकी बात कर रहा हूं मैं। वो डिंब का क्या होगा, उसके अंदर बहुत सारी पुटिकाएं रहेंगी, एफएसएच में बहुत सारी पुटिकाएं रहेंगी। इस पुटिका के अंदर जो डिंब रहेगा उसका विकास होगा। जब ये डिंब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो उसके अंदर से एस्ट्रोजन स्रावित होगा। यहां तक समझा स्टूडेंट्स, यहां तक समझा क्या। अब एफएसएच ने क्या किया, एस्ट्रोजन को स्रावित कर दिया। अब एस्ट्रोजन क्या करेगा, उसके गर्भाशय में बहुत सारी ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और पुटिका के साथ साथ डिंब भी क्या होता है, बढ़ते जाता है, बराबर। यहां तक समझा क्या। अब एफएसएच का काम हो गया। एफएसएच का काम क्या होगा कि डिंब को पुटिका के साथ क्या करना, उसको विकास करना और एस्ट्रोजन का निर्माण करना। यहां समझा एफएसएच का। अब एलएच की बारी आ गई। एलएच क्या करेगा, ये जो डिंब विकसित हुआ है, ये जो डिंब विकसित हुआ है एस्ट्रोजन, इसको क्या करेगा, आके फोड़ देगा। क्या कर देगा, आके फोड़ देगा, और उसमें से डिंब क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। अब ये डिंब, इसको जो पुटिका है ये पुटिका फोड़ देगा, और पुटिका का डिंब जो रहेगा, पुटिका के अंदर जो डिंब रहेगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब वो जो डिंब है, अब वो कहां पर आ जाएगा, गर्भाशय में आ जाएगा। कहां जाएगा स्टूडेंट्स, गर्भाशय में। ये देखो यहाँ पर गर्भाशय में आ जाएगा। ठीक है, गर्भाशय में आने के बाद अब यहाँ पर क्या होगा, दो कंडीशन है। अगर वो डिंब गर्भाशय में आया और उसको शुक्राणु मिल गया,
क्या बोल रहा हूं मैं, गर्भाशय में आ गया और उसको शुक्राणु मिल गया तो उसका फलन हो जाएगा। अगर उसको शुक्राणु नहीं मिला, अगर उसको शुक्राणु नहीं मिला तो क्या होगा, उसका मासिक धर्म के पास जाएगा। ठीक है, मासिक धर्म मतलब वो रक्त के रूप में शरीर से बाहर आ जाएगा, बराबर है। अब आपको मैंने बोला कि यहाँ पर जो पुटिका रहेगी फूट जाएगी। पुटिका मतलब ये जो एलएच था, इस पुटिका को क्या किया उसने, फोड़ दिया, तो पुटिका से डिंब निकला, ये बात अलग है। लेकिन जो वो पुटिका थी उसका क्या हो जाएगा, तो उस पुटिका से बनेगा प्रोजेस्टेरॉन। क्या तैयार होगा, प्रोजेस्टेरॉन। समझ में आ गया स्टूडेंट्स, उस पुटिका से तैयार होगा प्रोजेस्टेरॉन, और प्रोजेस्टेरॉन से अभाव से अंत स्तर की ग्रंथियां स्रावित होने लग जाती हैं, और प्रोजेस्टेरॉन की वजह से गर्भाशय में जो अलग अलग ग्रंथियां होती हैं वह स्रावित होना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से गर्भधारण पूरी तरह से अच्छे से हो पाता है। मतलब प्रोजेस्टेरॉन ही है जो गर्भाशय में अलग अलग ग्रंथियों को क्या करता है, उनके कार्य करने के लिए तैयार करता है, बराबर है। यहां तक समझा स्टूडेंट्स। तो अभी डिंब का क्या होगा, फलन हो गया। मान लीजिए डिंब का फलन हो गया। अब डिंब का जब फलन हो जाएगा तो उसके अंदर क्या तैयार होगा स्टूडेंट्स, अपरा, प्लासेंटा। एक प्लासेंटा तैयार होगा उस शिशु के अंदर। वो प्लासेंटा उसके माता से जुड़ा रहेगा और उस प्लासेंटा के माध्यम से, उस अपरा के माध्यम से उस शिशु को सारी चीजें, आवश्यक जो भी खाद्य पदार्थ रहेंगे उसको मिलते रहेगा, बराबर। वृद्धि विकास होगा और 40 हफ्ते के बाद वो शिशु पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। अब मान लीजिए कि भाई डिंब का फलन नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, डिंब का फलन नहीं हुआ। मान लीजिए डिंब का फलन नहीं हुआ, मतलब उसको शुक्राणु नहीं मिला। डिंब का फलन कब नहीं हुआ, जब लड़की की शादी नहीं होगी। ठीक है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं लड़की की शादी नहीं है तो उसका डिंब का फलन नहीं होगा, शुक्राणु उसको मिलेगा नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति है तो क्या हो जाएगा, तो अकार्यक्षम जो पित्त पिंड रहेगा, सही है, वो उसका रूपांतरण हो जाएगा श्वेत पिंड में। यहाँ पर पित्त पिंड का निर्माण होता है, उसका निर्माण हो जाएगा श्वेत पिंड में। किसमें हो जाएगा स्टूडेंट, श्वेत पिंड में हो जाएगा। अब जब श्वेत पिंड में हो जाएगा तो उसके बाद श्वेत पिंड निर्माण जैसे हो जाता है तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों संप्रेरक जो होते हैं वो निर्माण होना क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। और जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन इनका निर्माण होना बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो गर्भाशय की जो दीवारें उनको हानि होने लग जाएगी, गर्भाशय की दीवारों को क्षति पहुंचेगी। ध्यान सुनते जाएगा। जब पित्तपिंड का, क्या बोल रहा हूं मैं, पित्तपिंड, आगे मैं बताऊंगा, पित्तपिंड का फलन नहीं होगा तो उसका रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, श्वेत पिंड में हो जाएगा। अब श्वेत पिंड क्या करेंगे, ये जो प्रोजेस्टेरॉन है और एस्ट्रोजन है, इनका निर्माण होना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। जैसे इनका निर्माण होना बंद हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो गर्भाशय के जो दीवार है उसको क्षति होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यहां तक समझा क्या। फिर जैसे उसकी क्षति होना शुरू हो जाएगी स्टूडेंट्स, गर्भाशय में अंत स्तर में बहुत सारे ऊतक रहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका फलन नहीं हुआ स्टूडेंट, तो ऊतक रहेंगे। फिर और क्या हो सकता है उसके अंदर, अफलित डिंब रहेगा, अफलित डिंब रहेगा, बराबर। और क्या रहेगा स्टूडेंट्स, और रक्त रहेगा। ये तीनों जो रहेंगे ये मासिक धर्म के रूप में शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। योनि मार्ग से, जो योनि रहेगी जहां से शुक्राणु प्रवेश किया था उस योनि से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो प्रक्रिया स्टूडेंट्स उस स्त्री के शरीर में लगभग 4 से 5 दिन, किसी के अंदर 6 दिन तक चलता है, और ज्यादा 7 दिन होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। 7 दिन बहुत रेयर कंडीशन होता है। तो 4 से 5 दिन तक उस स्त्री के शरीर में रक्तस्राव होता रहता है। लेकिन जब ये रक्तस्राव होता है स्टूडेंट्स, तो उसके उस अंग में बहुत ज्यादा पीड़ा होती है और बहुत सारे संसर्गजन्य होने की संभावना होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। और संसर्गजन्य होने की संभावना रहती है, तो इस समय क्या करना चाहिए, जो स्त्री है, जो लड़की है, उसको उस अंग की साफ सफाई रखना चाहिए। उस अंग में किसी प्रकार की फफूंदी, कीटक, मतलब इस तरह से बीमारियां ना हो, इसलिए उसको साफ सफाई रखना चाहिए। और ऐसे समय स्त्रियों या उस लड़की को आराम करने की जरूरत होती है, तो व्यक्तिगत स्वच्छता उसको बना के रखना चाहिए। और ये जो प्रक्रिया हर महीने दोहराई जाती है, ये जो प्रक्रिया है स्टूडेंट्स, जो मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया है वो हर महीने दोहराई जाती है। कब तक दोहराई जाएगी, तब जब तक उसका गर्भधान नहीं हो जाए, मतलब जब तक उसके शरीर, उसके गर्भाशय में शिशु ना हो जाए, तब तक वो प्रक्रिया चालू रहती है। और उसके बाद मैंने बताया स्तनपान, मतलब दूध ग्रंथि, जब तक उस माता के शरीर में दूध ग्रंथि चालू है, दूध उसके दूध ग्रंथियों से निकल रहा है, तब तक उसके शरीर में यह प्रक्रिया बंद रहेगी। और जैसे ही उसके बाद वापस से शुरू हो जाएगी। और ये प्रक्रिया मैंने बताया स्टूडेंट्स, औरतों में 45 साल के बाद ये जो मासिक धर्म है ये रुक जाता है। क्यों रुक जाता है कि 45 साल के बाद जो डिंब होते हैं वो 40-50 साल क्या होते हैं, पुराने हो जाते हैं। और इसके बारे में मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया हुआ है कि 40 से 50 साल 45 से 50 साल की जो उम्र होती है उसको रजनोवृत्ति कहा जाता है। ये रजनोवृत्ति औरतों में क्यों आता है, इसके बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना है तो इसके पहले वाली वीडियो जो मैंने बताया पार्ट 8, उसको वो वीडियो को जाके आप लोग देख सकते हो।
ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए हम थ्योरी पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है स्टूडेंट, मासिक चक्र स्त्री के प्राकृतिक रूप से प्रकट होता है। परिपक्व स्त्री मासिक धर्म चक्र के कारण मानसिक और शारीरिक बदलाव होता है। ये मासिक धर्म की वजह से उसके शरीर में मानसिक और शारीरिक बदलाव होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके शरीर में पिंपल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसके आवाज़ें उसकी कर्कश होनी स्टार्ट हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, और 4 प्रकार के हार्मोन द्वारा किया जाता है। ये जो होता है 4 प्रकार के हार्मोन द्वारा किया जाता है। आपको मालूम, पुटिका ग्रंथि संप्रेरक, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसके बाद पित्त पिंड संप्रेरक। ये पित्त पिंड संप्रेरक जो मैंने बताया ना, पित्त पिंड का रूपांतर श्वेत पिंड में हो जाएगा। ठीक है ना, पित्त पिंड का रूपांतर मैंने बताया श्वेत पिंड में होगा। कब होगा श्वेत पिंड में? जब उसको शुक्राणु नहीं मिलेगा तब, मतलब डिंब फलित नहीं होगा तो उसका रूपांतरण किसमें हो जाएगा? श्वेत पिंड में हो जाएगा। और उसके बाद प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन जो है उनका निर्माण होना बंद हो जाता है। बराबर है। तो पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के बारे में मैंने ऊपर बता दिया आपको। अब पित्त पिंडकारी संप्रेरक हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया। तो पित्त पिंडकारी संप्रेरक क्या करते हैं? पुटिका का निर्माण करते हैं। इस पुटिका के अंदर डिंब का क्या होता है? विकास होता है, और बाद में उसका निर्माण किसमें हो जाता है? वो जो डिंब है, वो जो पुटिका है, वो पुटिका क्या निर्माण करेगी? एस्ट्रोजन निर्माण करेगी। बराबर, यहां तक समझा है क्या? अब एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि यहाँ पर आ जाएगा LH। क्या आ जाएगा? LH क्या करेगा? इस पुटिका को क्या करेगा? फोड़ देगा, और उसके अंदर से जो बोलते हैं ना कि डिंब, वो डिंब अलग हो जाएगा। डिंब अलग हो जाएगा, और जो पुटिका है वो पुटिका अलग हो जाएगी। अब डिंब का अगर निषेचन हुआ तो आपको मालूम है क्या होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या होगा? अब ये जो पिंड है, ये जो पित्त पिंड है, इसका रूपांतरण हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन में हो जाएगा। अब ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करेगा? अलग अलग जो संप्रेरक हैं वह गर्भाशय की दीवारों में क्या करेगा? उत्पन्न करेगा, और इससे बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए क्या होगा? अनुकूल वातावरण गर्भाशय में निर्माण होता है। बराबर है। चलो, तो मैंने बताया था FSH और LH पीयूष ग्रंथि से स्रावित होते हैं, और जबकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये अंडाशय से स्रावित करते हैं। सही बात है। पुटिका ग्रंथि संप्रेरक के अभाव से अंडाशय में स्थित प्रभाव से, पुटिका ग्रंथि के प्रभाव से अंडाशय में स्थित पुटिकाओं में से, अंडाशय बहुत सारी पुटिकाएं होती हैं, उनमें से एक पुटिका के साथ डिंब का क्या होता है? विकास होना प्रारंभ हो जाता है। बहुत सारी पुटिकाएं अंडाशय के पास है, तो उसमें से एक पुटिका के साथ डिंब का विकास होना शुरू हो जाएगा, और विकसनशील पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक श्रावण करती है। और जो विकसनशील पुटिका रहेगी उसके अंदर से क्या निर्माण हो जाएगा? एस्ट्रोजन निर्माण हो जाएगा। बराबर, यहां तक समझा स्टूडेंट्स। अब आगे FSH संप्रेरक के प्रभाव से यह पुटिका एस्ट्रोजन संप्रेरक का स्रावित करती है। तो ये एस्ट्रोजन कौन निर्माण करवाने का काम करता है? FSH। बराबर है। अब अगला पॉइंट, एस्ट्रोजन के प्रभाव से गर्भाशय के अंतर स्तर की वृद्धि होती है, और एस्ट्रोजन की वजह से जो FSH ने तैयार किया था, FSH जो इस हार्मोन ने एस्ट्रोजन तैयार किया था, इसकी वजह से गर्भाशय का जो अंत स्तर है उसका वृद्धि होगी। वृद्धि क्यों बच्चों? उसके अंदर शिशु पलने वाला, तो वो गर्भाशय का बड़ा होना जरूरी है। साथ साथ डिंब का विकास होता है। LH हार्मोन के प्रभाव से पूर्ण हुई पुटिका, अब LH आएगा, क्या करेगा? उस पुटिका को फोड़ देगा। उस पुटिका को क्या करेगा? फोड़ देगा। पुटिका को जब फोड़ देगा तो डिंब बाहर निकलेगा, डिंब अंडाशय से बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो पुटिका को फोड़ेगा तो डिंब क्या होगा? अंडाशय से बाहर आ जाएगा। ठीक है ना, डिंब अंडाशय से बाहर आएगा, और डिंब जब अंडाशय से बाहर आएगा उसको बोलते हैं अंडोत्सर्ग। अंडज का उत्सर्जन होना, अंडोत्सर्ग। अंडाशय में फूटे हुए पुटिका, अब जो अंडाशय में फूटा हुआ जो पुटिका है, मैंने बताया ना वो पित्त पिंड का रूपांतर श्वेत पिंड में होता है। ठीक है ना, अब जो श्वेत पिंड क्या करेंगे? वह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का प्रभाव कम कर देते हैं। बराबर है। चलो, तो पुटिका पित्त पिंड में रूपांतरण हो जाता है, मतलब जो पुटिका है अंडाशय के अंदर उसका रूपांतरण पित्त पिंड में हो जाएगा। पित्त पिंड क्या करेंगे स्टूडेंट्स? मैंने पहले बताया, पित्त पिंड क्या करेंगे? वो प्रोजेस्टेरॉन का स्रावित करेंगे। क्या करेंगे? प्रोजेस्टेरॉन का स्रावन करेंगे। प्रोजेस्टेरॉन के कारण गर्भाशय के अंतःस्रावी ग्रंथियां स्रावित होने लग जाती हैं, और गर्भाशय के अंदर जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वह उसके अंदर से ग्रंथियां निकलना शुरू हो जाती है, जो लार होती है वो निकलना शुरू हो जाती है, जिसके अंत स्तर के भ्रूण आरोपण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। जिसकी वजह से जो अंत स्तर है, जो गर्भाशय का अंत स्तर है, वो पूरी तरह से क्या होता है? शिशु के लिए तैयार हो जाता है। यदि फलन 24 घंटे में होता है तो, अब देखो, जब शुक्राणु और डिंब का फलन हो गया तो कब? 24 घंटे के अंदर। ठीक है, 24 घंटे से लेकर 72 घंटे के भीतर। 72 घंटे में पहला तैयार होता है, उसका नाम है जायगोट। ठीक है ना, उसके अंदर दोहरी कोशिका होती है। ठीक है ना, याद रहना आप लोग। तो अंत स्तर की ग्रंथियां विकसित हो जाती है। अगर 24 घंटे के अंदर उसका फलन हुआ तो अंत स्तर की ग्रंथियां जो होती है वह विकसित हो जाती है, और किसका निर्माण करती है? अपरा का निर्माण करती है। इस अपरा के बारे में मैंने बताया हुआ, ये माता के शरीर से जुड़ा होता है, जिससे शिशु को अन्य भोजन मिलते रहता है, और जिसकी वजह से वो 9 महीने तक सारी प्रक्रियाएं वृद्धि होती है उसकी। यदि डिंब का फलन नहीं हुआ तो, अब दूसरी कंडीशन, मान लीजिए डिंब का फलन नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? पित्त पिंड आकार्यक्षम हो जाएंगे। जो पित्त पिंड रहेगा, कहां पर है पित्त पिंड स्टूडेंट्स? मैंने बताया पित्त पिंड है अंडाशय में। कहां पर है? अंडाशय में। और पित्त पिंड ने किसका निर्माण किया था? प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण हुआ था। ध्यान सुनते जाइए, मेरी आवाजों को सुनते जाइएगा। पित्त पिंड ने किसका निर्माण किया था? प्रोजेस्टेरॉन। अब जब पित्त पिंड
अकार्यक्षम हो जाएगा, मतलब डिंब का फलन नहीं हुआ तो पिंड पित्त पिंड क्या हो जाएगा, अकार्यक्षम हो जाएगा, जिसकी वजह से पित्त पिंड का रूपांतरण किस में हो जाएगा, श्वेत पिंड में हो जाएगा। बराबर है, समझा क्या? चलिए अब आगे, जिससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इन दोनों संप्रेरक स्रावित होना पूरी तरह से बंद हो जाएगा। जब श्वेत पिंड का रूपांतरण हो जाएगा, मतलब पित्त पिंड का रूपांतरण श्वेत पिंड में हो जाएगा, तो उस समय जो अंडाशय में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तैयार हो रहे हैं उनका निर्माण होना क्या हो जाएगा बच्चों, बंद हो जाएगा। और जैसे इनका निर्माण होना बंद हो जाएगा तो जो गर्भाशय की दीवारें इनकी क्या होने लगेगी, क्षति होने लग जाएगी। वो गर्भाशय की दीवारों पर क्या होगा, असर होगा, बुरा असर होगा। इन संप्रेरकों के अभाव से, कौन से संप्रेरक, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, क्योंकि पित्त पिंड का रूपांतरण श्वेत पिंड में हो गया है। आप लोग साइंस से जब पढ़ रहे हो स्टूडेंट्स, मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, बिकॉज अगर साइंस को आपको पढ़ना है थोड़ा आपका इमेजिनेशन जो क्षमता है वो ज्यादा होना चाहिए। मतलब आप सोचो कि हाँ ऐसा ऐसा आपके दिमाग में वो आकृति बननी चाहिए। अगर आपके दिमाग में उस तरह की आकृति बन रही है, हाँ इस तरह से हो रहा है, तो आपको ये जो मैं सारी चीजें बता रहा हूँ वो पूरा समझ में आ रहा होगा। तो स्टूडेंट्स क्या होगा कि श्वेत पिंड का, अभी डिंब का तो फलन नहीं हुआ, तो श्वेत पिंड का रूपांतरण किसमें, पित्त पिंड का रूपांतरण किसमें हो गया, श्वेत पिंड में हो गया। अब श्वेत पिंड ने क्या किया, जो प्रोजेस्टेरोन था और एस्ट्रोजन था जो अंडाशय तैयार करता है उसका निर्माण करना उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब जैसे उसका निर्माण करना बंद हो जाएगा तो गर्भाशय की जो दीवार है उसका क्या होगा, ह्रास होगा। अतः गर्भाशय के अंत स्तर के ऊतक, गर्भाशय के अंत स्तर के बहुत सारे ऊतक रहेंगे। अफलित डिंब, अफलित डिंब मतलब जिसका फलन नहीं हुआ, जिसको शुक्राणु नहीं मिला, रक्त योनि मार्ग से निष्कासित किए जाते हैं। ये जो है ये रक्त योनि मार्ग से क्या करते हैं, निष्कासित किए जाते हैं। परिणाम स्वरूप 4-5 दिनों तक की भारी मात्रा में क्या होता है, रक्तस्राव होता है। उस लड़की के शरीर में, उस महिला के शरीर में 4 से 5 दिन तक क्या होता है, बहुत बड़ी मात्रा में रक्तस्राव होता है। और इसे क्या कहा जाता है, मासिक धर्म कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, मासिक धर्म कहा जाता है। तो मासिक धर्म कोई एक परिभाषा नहीं है, एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। मासिक धर्म कोई परिभाषा नहीं, पूरा प्रोसेस है। तो पूरा प्रोसेस याद रखिएगा। ये प्रक्रिया हर महीने दोहराई जाती है। हर महीने होता है, कितने दिन के बाद, 28 दिन के बाद। और कभी कभी किसी या खाने की कमी में या जो भी आहार अगर वो लड़की सही नहीं ले रही है, स्त्री सही नहीं ले रही, तो ये जो 28 दिन है कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है उसके खाने पीने के ऊपर। अगर एक अच्छा खाना खा रही है, एक संतुलित आहार खा रही है लड़की और जो भी लेडीज़ है, तो उसके शरीर में 28 दिन के बाद ये प्रक्रिया वापस होती है। अगर उसके खाने पीने में कोई भूल चूक है या खाना बराबर नहीं खा रही है या उसके डाइट में ऐसे पदार्थ हैं जो उसके शरीर के हानिकारक है, तो ये जो पीरियड का टाइम होता है ये कभी कभी बढ़ जाता है या कभी कभी जल्दी आ जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे पदार्थ है जिनको नहीं खाना चाहिए, जिसकी वजह से गर्भधारण जल्दी हो जाता है। गर्भधारण द्वारा इससे रुकावट में उत्पन्न होती है। भ्रूण आरोपित होने पर, भ्रूण आरोपित होने मतलब जब शिशु एक बार उसके गर्भाशय में आरोपित हो जाएगा, ठीक है ना। ये होता है 4 हफ्ते के बाद। कब होता है, 4 हफ्ते बाद शिशु उसके अंदर आरोपित हो जाता है। 4 हफ्ते के बाद होता है, याद रखिए स्टूडेंट्स। कितने हफ्ते के बाद, 4 हफ्ते के बाद शिशु जो होता है गर्भाशय में आरोपित हो जाता है। शिशु के जन्म होने तक दूधपान आप तो मतलब आपको समझते हैं, जब आप छोटे तो माता के शरीर से क्या करते थे, दूध पीते थे। दूधपान कालावधि तक, और उस स्त्री के शरीर में कुछ समय तक दूधपान कालावधि चलती है। और जब तक ये चलता रहेगा, मतलब जब तक भ्रूण आरोपित होगा, शिशु का जन्म होगा और दूधपान की कालावधि चलेगी, तब तक ये जो प्रक्रिया ये रुक जाएगी। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? ओके। तो मासिक धर्म के समय ना स्त्रियों के, अगर स्टूडेंट देखा जाए तो मासिक धर्म के समय स्त्रियों के शरीर में बहुत सारी पीड़ा होती है। स्त्री का क्यों पीड़ा होती है, क्योंकि उनके शरीर से लगातार क्या होता है, रक्तस्राव होता है, जिससे वो बहुत कमजोर फील करती है। और इस समय यदि उसने उस बॉडी पार्ट का सही से साफ सफाई नहीं रखा तो क्या बहुत सारे संसर्ग रोग हो सकते हैं, और ये सारे रोग होते हैं, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए कि उस अंग की साफ सफाई रखनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए ना हो इस तरह के रोग, ठीक है। तो चलिए अब थोड़ा सा और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। बस आपको बताना है कि जैसे मान लीजिए ये योनि है, ये क्या है, स्त्री पुरुष प्रजनन संस्थान, यहाँ पर क्या है, अंडाशय है, ठीक है। यहाँ पर अंडाशय है, बराबर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और ये क्या है, योनि है, और ये क्या गर्भाशय। और यहाँ पर क्या होता है, डिंब का निर्माण होता है, बराबर। अब डिंब का निर्माण होगा, यहीं पर प्रोजेस्टेरोन तैयार होगा, और जब LH हार्मोन आएगा, क्या आएगा, LH हार्मोन, तो LH हार्मोन क्या करेगा, यहाँ पर उस जो पुटिका है उस पुटिका को फोड़ देगा। जैसे पुटिका को फोड़ देगा तो डिंब क्या होगा, बाहर आ जाएगा। डिंब क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पर पुटिका अंदर है, वो फूटी हुई पुटिका अंदर है। अब इसका रूपांतर किसमें हो जाएगा बच्चों, प्रोजेस्टेरोन में हो जाएगा। प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, इस गर्भाशय में बहुत सारी ग्रंथियां रहेगा, उसका निर्माण करना शुरू हो जाएगा, जो इस गर्भधारण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, बराबर, समझा। अगर 2 कंडीशन है, अगर यहाँ से शुक्राणु आया और इसको क्या कर दिया, फलित कर दिया, तब तो उसका रूपांतर किसमें हो जाएगा, जायगोट में हो जाएगा। कब, 72 घंटे के भीतर।
जायगोट में हो जाएगा और लगभग 4 हफ्ते के बाद वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा। कहाँ पर आएगा, गर्भाशय में आएगा। यहाँ से धीरे 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 आ जाएगा। इसके बाद अलग अलग प्रोसेस होते हैं जिन प्रोसेस के बारे में हमको इस कक्षा में नहीं पढ़ना है हमको, इसलिए मैं आपको नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 4 हफ्ते बाद इसका विकास होगा, धीरे 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 इसका आकार बड़ा होते जाएगा। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है, प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पर अलग अलग ग्रंथियों को प्रोत्साहित करती है अलग अलग हार्मोन तैयार करने के लिए। तो ये तो हो गया, ये हो जाएगा 40 हफ्ते तक। कब तक चलेगा, 40 हफ्ते तक चलेगा। 40 हफ्ते तक उसके शरीर में जो मासिक धर्म है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और 3 कंडीशन बताई मैंने, मासिक धर्म रुकने की 3 कंडीशन, या तो गर्भधारण हो जाए तो, या तो उसके शरीर का दूध उत्पादन जो दूध ग्रंथि वो पूरी तरह से कार्यरत हो तब, और या तो शिशु का जन्म होने वाला तब। तो इस समय तक उसके शरीर में मतलब डिंब बन मतलब मासिक धर्म होना बंद हो जाता है। अब दूसरी कंडीशन क्या है स्टूडेंट्स, दूसरी कंडीशन मान लीजिए शुक्राणु आया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा, तो ये जो पुटिका है, पुटिका प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जो अंडाशय हमारा है, मतलब स्त्रियों का जो अंडाशय होता है, एस्ट्रोजन जो होता है और प्रोजेस्टेरॉन जो है, ठीक है स्टूडेंट, इनका बनाना ही बंद कर देती है। जब इनका बनाना बंद कर देगी स्टूडेंट्स, तो गर्भाशय की जो दीवारें रहेंगी उसकी क्या होगी, क्षति होगी, जिसकी वजह से बहुत सारे ऊतक खराब हो जाएंगे, बहुत सारे ऊतक हो जाएंगे और बहुत अफलित डिंब हो गया। ठीक है, अफलित डिंब। और आप क्या बोल सकते हो, रक्त, ये जो होते हैं ये तैयार होते हैं और वे 4 से 5 दिन तक शरीर से बाहर आते हैं, योनि मार्ग से क्या होंगे, बाहर आएंगे। ठीक है, और ये पीड़ादायक होती है बहुत, ये इसको याद रखिएगा। और यहीं से योनि से ही शुक्राणु अंदर जाते हैं, योनि से जो मासिक धर्म होता है बाहर आता है, और योनि से ही शिशु भी जन्म लेकर बाहर आता है। तो योनि का कार्य आप लोग याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आप लोग पूरा वीडियो समझा होगा। मैंने बहुत कोशिश की थी एकदम अच्छे से आपको समझाने की, और बहुत प्रयास किया कि आपको मासिक धर्म एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझा होगा। यदि आपको वीडियो समझा है स्टूडेंट्स, तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। यदि मैंने कोई भी जानकारी बताना भूल गया तो आप जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो, और बता सकते हो कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी तक आप लोग ने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए और आप उन वीडियोस को देख पाएं। तो स्टूडेंट्स वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।